हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 121 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 121 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला वर्ड है आपके सामने इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंशिया वर्ड में ही वर्ड छुपा हुआ है इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, है ना। और बुद्धिमान लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं इंटेलिजेंशिया। रेफरेंस क्या है? दीज वर ऑल्सो प्लेसेस वेयर अ राइजिंग कॉलोनियल इंटेलिजेंशिया फ्यूचर लॉयर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स। लॉयर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, सब पढ़े लिखे लोग, सब इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धि से स्ट्रांग लोग, इनकी बात हो रही है। और अगर आप मीनिंग देखें तो मीनिंग में भी पहला वर्ड क्या लिखा है? इंटेलेक्चुअल्स। और हाईली एजुकेटेड पीपल एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के तौर पे इसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंशिया। ठीक है, और बेटर वे में समझते हैं इसको। यहाँ पे देखें, ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नोबेल प्राइज विनर्स हैं इंडिया की तरफ से। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी सबसे पहले, इसके बाद मदर टेरेसा जी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द थर्ड पर्सन, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतना मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता था। देन डॉक्टर सी वी रमन, इन्होंने भी फिजिक्स में जीता था। देन डॉक्टर अमर्त्य सेन, इन्होंने आई बिलीव इकोनॉमिक्स में जीता था, है ना। देन ये हैं रामकृष्णन जी, इन्होंने केमिस्ट्री में जीता था। देन डॉक्टर हरबिंद खुराना जी, ठीक है, इन्होंने मेडिसिन में जीता था। देन कैलाश सत्यार्थी जी, इन्होंने पीस में जीता था, नोबेल पीस प्राइज़ जीता था। देन अभिजीत बैनर्जी जी, इन्होंने अगेन इकोनॉमिक्स में जीता था। सो ये सारे लोग जितने भी हैं पढ़े लिखे विद्वान, है ना, बुद्धिजीवी, इनको हम बोलेंगे इंटेलिजेंशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 4 और एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। द एनुअल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंशिया हु एंगेज्ड इन डिस्कशंस अबाउट मॉडर्न लिटरेचर एंड फिलॉसफी। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वर मेट विद क्रिटिसिज्म फ्रॉम द इंटेलिजेंशिया हु कंसिडर्ड देम डिट्रीमेंटल टू फ्री थॉट। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बनाई जिनको क्रिटिसिज्म मिला, किससे? इंटेलिजेंशिया से, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग से, जिसको लगा कि जो पॉलिसीज हैं वो फ्री थॉट के लिए नुकसानदायक है, डेट्रीमेंटल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। द म्यूजियम एग्जिबिट वाज डिजाइंड टू अपील टू द इंटेलिजेंशिया शोकेसिंग रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशंस, ये भी सही है। द इंटेलिजेंशिया ऑफ द लोकल फुटबॉल टीम वर नोन फॉर देयर एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल। अब यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इंटेलिजेंशिया का, बुद्धिजीवी वर्ग का फुटबॉल टीम से कोई लेना देना नहीं है, सो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। बात करें सिनोनिम्स की, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, विचारक, स्कॉलर्स, है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग, विद्वान। एंटोनिम्स, इग्नोरेंट, जिसको कुछ पता ही नहीं है। लेमन, लेमन होते हैं वो लोग जो आम होते हैं, आम आदमी, हम आप जैसे लोग, लेमन साधारण लोग। ठीक है, इंटेलिजेंशिया। नेक्स्ट वर्ड इज एच। रेफरेंस क्या है एच का, वो पढ़ते हैं। दैट इन एन atmosphere of such sharply edged religious lines, a member of a vulnerable minority community should seek to convert the vulnerable at a public event seems beyond belief. H यहाँ पे जो जो मीनिंग दिया है, आई बिलीव जो वर्ड दिया है रेफरेंस में, एक्चुअली ये एडजेक्टिव है। रिलीजियस लाइंस के लिए आ रहा है एच्ड। ठीक है, और जो मीनिंग है उसमें आप देखें, टू एनग्रेव समथिंग ऑन सरफेस और इम्प्रिंट विविडली ऑन समवंस माइंड, यानी छाप देना, एक तरीके से गाड़ देना। हम्म, और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ऊपर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, यानी कि गड़ा हुआ, छपा हुआ, बहुत गहराई से। और यहाँ पे जो मीनिंग है, जो जो एक्चुअल मीनिंग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, यानी एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। और समझते हैं इसको और बेटर वे में। अब ये देखिए, बेसिकली ये क्या हो रहा है? एनग्रेव किया जा रहा है ना, एनग्रेव करना, एकदम गाड़ देना अंदर तक। कोई लकड़ी का बॉक्स हो, उस पे आप अपना नाम या कुछ भी इनिशियल्स वगैरह लिख दें, या लोग बेसिकली टैटू भी करवाते हैं, है ना, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से वो एच करवाते हैं अपने आप को, ठीक है, अपनी स्किन पे। सो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया इमेज लिटरल कॉन्टेक्स्ट में। और हम बात करेंगे अगर फिगरेटिव कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग पे छाप छोड़ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो पहला एग्जाम्पल लिखा है इसी को पढ़ते हैं। द पेनफुल मेमोरी ऑफ द एक्सीडेंट वॉज एज्ड इन हिज माइंड, यानी वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके दिमाग पे बहुत गहरा उसने प्रभाव छोड़ दिया, उसके दिमाग में वो बस गया।
मेकिंग इट हार्ड फॉर हिम टू मूव ऑन, यानी अब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, बार-बार उसके दिमाग में वही एक्सीडेंट का ही ख्याल बार-बार आ रहा था। बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल है। शी वांटेड टू एच हर इनिशियल्स, अब यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। शी वांटेड टू एच हर इनिशियल्स ऑन द वुडन बॉक्स एज़ अ पर्सनल टच फॉर द गिफ्ट, जो अभी मैंने कोट भी किया एग्ज़ाम्पल लोग करते हैं वुडन बॉक्स पे। या स्कूल में हम क्या करते थे, हमारी जो डेस्क होती थी हम उसमें प्रकार लेके, है ना? अपना नाम या कुछ भी लिख देते थे, खोद-खोद के उसको। सो ये भी सही है। द स्पीकर क्लियरली एज्ड हर एजेंडा थ्रू हर वेल डिलिवर्ड स्पीच। ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। द आर्टिसन यूज्ड अ फाइन टूल टू एच अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑनटू द मेटल प्लेट, ये भी सही है। उसने कोई टूल यूज़ किया, फ्लोरल डिज़ाइन बनाई उसने मेटल प्लेट पे, ये भी सही है। पर ये जो थर्ड सेंटेंस है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा। द स्पीकर क्लियरली एज्ड हर एजेंडा थ्रू हर वेल डिलिवर्ड स्पीच, नो, डज़न्ट मेक एनी सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एनग्रेव, इम्प्रिंट, मार्क, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इरेज़, ऑब्लिटरेट, पूरी तरीके से खात्मा कर देना, गायब कर देना, ब्लर, धुंधला कर देना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएँगे। नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ क्रेम de la crème। अब ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है? फ्रेंच लैंग्वेज है, क्रेम de la crème, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है द बेस्ट पर्सन और द बेस्ट थिंग ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड है। यहाँ पे आप देखें, बेस्ट ऑफ बेस्ट। देयर इज़ आल्सो इन द क्रेम de la crème इंस्टीट्यूशंस द सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी मेंबरशिप, ठीक है? किसी भी डोमेन में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो टॉप नॉच हो उसको हम बोलते हैं क्रेम de la crème। फ्रेंच में, इंग्लिश में क्रीम ऑफ द क्रीम ना, जो सबसे ऊपर का हो उसको हम बोलेंगे क्रेम de la crème। एग्जाम्पल्स लिखें एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में, द प्रेस्टिजियस इंडियन साइंस कांग्रेस होस्टेड द क्रेम de la crème ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स वेयर कटिंग एज डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस इन वेरियस फील्ड्स वर शेयर्ड। यानी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बिल्कुल टॉप नॉच साइंटिस्ट इंडिया के रिसर्चर्स या साइंटिस्ट बुलाए गए और वहाँ पे डिस्कवरीज, इनोवेशंस, इन सब पे बात हुई, ठीक है? कटिंग एज डिस्कवरीज बिल्कुल इस समय जो चल रहा है वो, उसके कॉन्टेक्स्ट में। Cultural events with renowned artists. The National Theatre Festival in Kolkata showcased the creme de la creme of India's classical musicians and dancers with performances by some of the most respected artists in the country. अब यहाँ पे भी आप देखें टॉप नॉच आर्टिस्ट को बुलाया गया है, बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट को बुलाया गया है। मतलब जो बडिंग आर्टिस्ट हुए, छोटे-मोटे आर्टिस्ट हुए, उनको नहीं बुलाया गया। बिल्कुल टॉप लेवल के आर्टिस्ट को बुलाया गया। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। चार और एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। द अवार्ड सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय द क्रेम de la crème ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री शोकेसिंग द फाइनेस्ट टैलेंट इन द सिनेमा, बिल्कुल सही है ये। द मैराथन वाज अटेंडेड बाय मैनी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स हु वर द क्रेम de la crème ऑफ एथलीट्स। अब ये गलत है क्योंकि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स टॉप नॉच नहीं हो सकते, ठीक है? टॉप नॉच जिन्होंने परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस, इवेंट बाय इवेंट अपने आप को प्रूव किया हो एज अ टॉपर, तो ये गलत था। द यूनिवर्सिटी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन अट्रैक्टिंग द क्रेम एंड द क्रेम ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, बिल्कुल सही है। द लग्जरी कार ब्रांड एम टू क्रिएट व्हीकल्स दैट रिप्रेजेंटेड द क्रेम एंड द क्रेम ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स की बात करते हैं। बेस्ट, एलीट, डिस्टिंग्विश्ड, जिन्होंने छाप छोड़ी, अलग से एक्सेप्शनल, है ना? एंटोनिम्स मीडियोकर यानी एवरेज, कॉमन, आम, ऑर्डिनरी, अगेन आम। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी में एक वर्ड छुपा हुआ है ऑर्थोडॉक्स, यानी कि कट्टर लोग, है ना? ऑर्थोडॉक्सी कट्टरता यहीं से आ रहा है निकल के। रेफरेंस पढ़ते हैं पहले। द साइलहेट मेस दैट he joined, Bipin Chandra Pal also noted, passed a rule that no members should bring any food to the house, which outraged the feelings of Hindu orthodoxy. Okay, meaning authorized or generally accepted theory, doctrine or practice, यानी कि एक तरीके से जो चला आ रहा है उसी को ही सत्य मान के आप चल रहे हैं आगे, उसी को ही ऑथराइज्ड मान के चल रहे हैं आप। इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता। जो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, यानी वो नए विचारों पे ध्यान नहीं देते, उनको नहीं अपनाना चाहते हैं, पुराना ही जो चला आ रहा है बस उसको ही मानना होता है। तो ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टर, जो अपनी सोच में बदलाव ना लाना चाहे, और ऑर्थोडॉक्सी कट्टरता या रूढ़िवादिता, ठीक है? समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज। इन सर्टेन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, कास्ट बेस्ड ऑर्थोडॉक्सी स्टिल डिक्टेट्स सोशल नॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है।
with practices like untouchability and caste segregation persisting despite legal reforms and calls for social equality। यानी आज के समय पे भी छुआछूतवाद और जातिवाद फैला हुआ है हमारे रूरल एरियाज़ में काफ़ी, जहाँ अनटचेबिलिटी यानी कि भाई इस कास्ट का है तो इसको नहीं छू सकते, इसके हाथ से खाना नहीं खा सकते, इसके हाथ से पानी नहीं पी सकते, ये सब होता है। ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते। सो ये सब होता है, ऑर्थोडॉक्सी अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? Traditional views on marriage. In several conservative communities in India, the practice of arranged marriages is supported by societal orthodoxy. बिल्कुल सही बात है। Families often reject the idea of love marriages or intercaste marriages, viewing them as contrary to traditional norms. यानी कि एक रूढ़िवादिता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हों या लव मैरिजेस हों, ये हमारा चलन नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते, हम इसके अगेंस्ट हैं, हम ये होने नहीं देंगे। ये सब क्या है? ये रूढ़िवादिता है, ऑर्थोडॉक्सी है और इसके पीछे तरीके के रीजंस दिए जाते हैं एंड फैमिलीज़ जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं वो इस आइडिया को रिजेक्ट करती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। The professor challenged the orthodoxy of economic theories, suggesting new approaches for analysis. बिल्कुल सही है। प्रोफेसर ने चैलेंज किया एक रूढ़िवादिता वादिता जो चली आ रही थी इकोनॉमिक थ्योरीज में उसको, और बोला कि भाई नए अप्रोचेस को भी एनालाइज करना चाहिए। His views, while controversial, were firmly based on established orthodoxy within the field of law. कोई व्यक्ति हैं, उनके व्यूज काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है ना, वो जो भी बात करते हैं वो हमेशा ऑर्थोडॉक्सी पर ही बेस्ड होता है, ठीक है? और इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते होंगे। द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द डांस ग्रुप वाज सो लाइवली दैट अब ये यहीं पे ही गलत हो गया, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द कम्युनिटी एडहियर्ड स्ट्रिक्टली टू द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पास डाउन थ्रू जनरेशंस। कोई कम्युनिटी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बस मान्यता चली आ रही है उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है? बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। कस्टम, रीति रिवाज, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, बिलीफ, मान्यताएं। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिक वो लोग होते हैं जो अलग होते हैं कुछ, है ना? एक्सेंट्रिसिटी वहीं से नाउन डिराइव हुई, अलगपन। अनकन्वेंशनैलिटी ये भी वही है, कन्वेंशनल जो पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हों, अनकन्वेंशनल जो थोड़ा अलग हो, और उसी से नाउन डिराइव हो गई अनकन्वेंशनैलिटी, ठीक है? ऑर्थोडॉक्सी का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज अनकैनी। रेफरेंस क्या लिखा है? इट इज प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन दैट द अनकैनी echoes ऑफ दैट डिस्टेंट पास्ट शुड फ्राइटन अस। इकोज गूंज जिसको बोलते हैं, इको आवाज आती है ना पलट के, गूंज उसको बोलते हैं। अनकैनी क्या मीनिंग है? स्ट्रेंज और मिस्टीरियस यानी कि अजीब सा, रहस्यमयी सा, स्पेशली इन एन अनसेटलिंग वे, जो आपको अनसेटल कर दे, यानी मन में घबराहट पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, उसके लिए हम बोलते हैं अनकैनी, ठीक है? एडजेक्टिव है ये। अनसॉल्व्ड हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज, द स्टोरी ऑफ द मिसिंग प्लेन्स इन द बे ऑफ बंगाल और द disappearances in the Indian Ocean during World War II are often described as having an uncanny aura. Uncanny aura यानी aura कैसा है उनको लेके, वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, दिमाग में थॉट कैसा है, uncanny. As there are still no conclusive explanations for what happened to the aircraft or their passengers. यानी आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो जो पैसेंजर्स थे उस प्लेन में उनका क्या हुआ, वो प्लेन कहाँ चला गया, है ना? सो ये कैसा है? अनकैनी है ना, अंदर आपके घबराहट पैदा कर दे कि यार ऐसा क्या हो गया, ठीक है? भानगढ़ फोर्ट, मैनी विजिटर्स टू भानगढ़ फोर्ट इन राजस्थान डिस्क्राइब द प्लेस एज हैविंग एन अनकैनी एटमॉस्फेयर। भानगढ़ फोर्ट के बारे में ऐसी बातें हैं, ऐसी र्यूमर्स हैं कि वो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, वो कैसा है? अनकैनी है, रहस्यमय है, विद eerie साउंड्स यानी डरावनी साउंड्स एंड मिस्टीरियस फीलिंग्स ऑफ बीइंग वॉच्ड, और ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है कहीं से, स्पेशली एट नाइट, और खास करके रात में। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। इस प्लेस को, भानगढ़ फोर्ट को, इंडिया का सबसे डरावने और जहाँ पे भूत प्रेत होते हैं ऐसे प्लेसेस में से एक प्लेस माना जाता है, कंसिडर किया गया है, ठीक है? हाँ जी, बात करते हैं और 4 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। इट वाज अनकैनी हाउ द ट्विन्स कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट स्पीकिंग। बड़ा रहस्यमयी था कि दोनों ट्विन्स आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते रहे, क्या कर सके। बिल्कुल सही है।
द मूवीज स्पेशल इफेक्ट्स गिव एन अनकैनी फीलिंग ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। यानी मूवी में इस तरीके से यूज किए गए स्पेशल इफेक्ट्स कि पता ही नहीं चल रहा था कि रियलिटी है कि फिक्शन है। बिल्कुल सही है। शी हैड एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट इन द गैलरी। यानी जो भी पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, अब जो लेडी हैं, उन पोर्ट्रेट में जो लोग हैं उन्हीं से उनकी शक्ल मैच कर रही है, बिल्कुल रिजेंबल कर रही हैं वो जो भी हैं। सो काफ़ी अनकैनी रिजेम्बलेंस है, यानी घबराहट हो रही है या अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। द साइंटिस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मूला एज अनकैनी फॉर इट्स लॉजिकल क्लैरिटी। लॉजिकल क्लैरिटी के लिए अनकैनी क्यों बोलेगा कोई, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। कोई चीज़ अगर लॉजिकली क्लियर है तो वो अनकैनी कैसे हो सकती है। हाँ जी, सिनोनिम्स की बात करें तो इरी, डरावना, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, एंटोनिम्स ऑर्डिनरी, नॉर्मल, प्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। हर एक वर्ड पे और जो एक हमने फ्रेज आज डिस्कस किया उस पे बनाना है आपको एक सेंटेंस अपना खुद का, और इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक मेरे साथ ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एक्चुअल डिस्कशन मेंटरशिप सब वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 121। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 121। एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।